जोड़ो यात्रा के 12वें दिन पार्टी को मिली एक के बाद एक नई खुशखबरी बताएंगे दोस्तों। भारत जोड़ो यात्रा के रुझान किस किस राज्य से सामने आने लगे हैं। महाराष्ट्र से लेकर प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र से भी जोरदार अच्छी खबरें कांग्रेस पार्टी के लिए सामने आई है। पूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की यात्रा के बाद असम से लेकर उड़ीसा कांग्रेस ने बड़ा ऐलान करते हुए राज्य की सत्ताधारी पार्टी को बड़ा टेंशन दे दिया है दोस्तों। बताएंगे पूरी अपडेट। इसी के साथ में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पहले ग्राम पंचायत के चुनाव में महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने जबरदस्त जीत हासिल की है। और इसी के साथ में बताएंगे कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बड़े चेहरे को मिलने वाली है अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दोस्तों। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं में किस तरीके का रिस्पांस रहा है, इसकी अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर बधाई देकर किसान ने कर ली आत्महत्या। बताएंगे पूरी अपडेट दोस्तों, क्या कारण था आत्महत्या करने का। और इसी के साथ में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने बड़ा झटका देते हुए आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराया है। इसकी अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में बताएंगे आपको कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद क्या फर्क पड़ेगा दोस्तों। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है तब से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में काफी ज्यादा पॉजिटिव खबरें सामने आने लगी और कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा का चुनावी समीकरण में भी अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है। अगर आप भी इस बात से समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा दोस्तों। और इसी के साथ में इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने जमीनी हकीकत दिखाना शुरू कर दिया है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के 12वें दिन यानी बीते दिन राहुल गांधी ने केरल के अल्लापुझा से वडकल के समुद्री तट तक मछुआरों से बात की है। यात्रा शुरू होने के साथ ही राहुल गांधी ने मछुआरों से ईंधन की बढ़ती लागत को लेकर और सब्सिडी की कमी और मछलियों के स्टॉक के साथ साथ शिक्षा के अवसर न मिलने और पर्यावरण के मामले को लेकर चर्चा की है। 20 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए राहुल गांधी ने आसपास के सारे मछुआरों से बातचीत की है दोस्तों। और इस दौरान उनको जबरदस्त समर्थन भी मिला है। सभी लोगों ने एक साथ मिलकर कहा कि आप हमारे बीच में आए, हम लोग काफी खुश हैं, हम आपके भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करते हैं। और इसी के साथ में दोस्तों 30 सितंबर को कर्नाटका में राहुल गांधी की यात्रा एंटर करने वाली है, जिसकी तैयारी में प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी डीके शिव कुमार को लगाया गया दोस्तों। और क्योंकि तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई ये यात्रा अब कर्नाटका में घुसने वाली है और कर्नाटका में मार्च अप्रैल 2023 के अंदर चुनाव होंगे, तो ऐसे में मात्र कुछ दिन पहले कर्नाटका के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता डीके शिव कुमार के घर पर छापेमारी की जा रही है दोस्तों। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन की तरफ से भी कोशिश किया जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा जो कर्नाटका के अंदर राहुल गांधी के नेतृत्व में और ज्यादा प्रचंड हो जाएगी। और बीजेपी की सरकार कर्नाटका में पहले से ही एंटी इनकम्बेंसी की वेव झेल रही है और इस यात्रा के सफल होने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी बीजेपी को तगड़ा झटका दे सकती है दोस्तों। और इसीलिए डीके शिव कुमार पर की जा रही कार्रवाई कहीं ना कहीं एक तरीके का सहयोग नहीं बल्कि एक प्रयोग है। इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। इस पर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर राहुल गांधी ने कहा कि अच्छे दिन के जुमले छोड़ दो, अब सच्चे दिन के पन्ने जोड़ने शुरू कर दो। भारत जोड़ो ये नारा राहुल गांधी की तरफ से दिया गया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए महंगे दिनों से नाता तोड़ो, अच्छे दिनों के जुमले छोड़ो, सच्चे दिनों के पन्ने जोड़ो, भारत जोड़ो। ये यात्रा के दौरान राहुल गांधी की तरफ से दिया गया एक नारा है दोस्तों, जिसे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लगा भी रहे हैं। और एक और बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के साथ अन्य राज्यों के कांग्रेस पार्टी इकाई में जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है। असम के अंदर कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि 800 किलोमीटर की पद यात्रा हम भारत जोड़ो यात्रा के मद्देनजर निकालेंगे। और उसके बाद उड़ीसा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी जबरदस्त जोश देखने को मिला और उन्होंने कहा कि 2300 किलोमीटर की पद यात्रा हम भी शुरू करने जा रहे हैं। 2024 के आम चुनाव से पहले लगभग सभी राज्यों के अंदर यात्रा निकालने की पूरी रणनीति बना ली गई है दोस्तों। और पार्टी कार्यकर्ता और पूरे स्टेट मशीनरी को इसमें काम में लगा दिया गया है। देखते हैं कांग्रेस पार्टी को कितना जन समर्थन मिलता है। यानी बदलाव की बड़ी लहर बहाने के लिए कांग्रेस पार्टी कोशिशें कर रही है, चाहे उड़ीसा हो या फिर तमिलनाडु, केरल, जहां पर राहुल गांधी ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश भी एक यात्रा निकलने वाली है दोस्तों। तो एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी नए कार्यक्रम आयोजित कर रही है और भारत जोड़ो यात्रा में मिल रहे जन समर्थन के बाद एक तरीके का मोटिवेशन कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। हालांकि अन्य राज्यों के अंदर भारत जोड़ो यात्रा किस तरीके का रहेगा, कितना सफल रहेगा, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। एक और बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र के ग्राम पंचायत के चुनाव हो रहे हैं दोस्तों, जिसमें 2 सवालों के जवाब जनता और आम लोग, आम पॉलिटिशियन खोज रहे हैं। दरअसल पहला सवाल ये है कि शिवसेना टूट जाने के बाद यानी शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट बन जाने के बाद कौन सी शिवसेना को जनता असली मानेगी, किसको अपना समर्थन देगी, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। और इस ग्राम पंचायत चुनाव में ये तय होना है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन की जो सरकार चल रही थी वो सरकार जनता के लिए काम कर रही थी, क्या जनता उसे वापस देखना चाहती है, या फिर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार शिंदे गुट के साथ में मिली है उसको जनता ने स्वीकार किया है। ये सवाल था दोस्तों, जिसका जवाब धीरे धीरे करके महाराष्ट्र के ग्राम पंचायत के रिजल्ट में सामने आने लगे हैं। एनडीए गठबंधन यानी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे गुट को कुल मिलाकर 228 सीटें मिली है दोस्तों 594 सीटों पर। ये रिजल्ट के आंकड़े हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 188 सीटें जबकि शिवसेना शिंदे गुट को 40 सीटें मिली है दोस्तों। वहीं आपको बताते चले
है कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन को 258 सीटें मिली है, जिसमें अकेले एनसीपी को 136, कांग्रेस पार्टी को 85 सीटें और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को 37 सीटें मिली है। यानी पहला क्वेश्चन ये था कि कौन सी शिवसेना असली शिवसेना है दोस्तों, तो शिवसेना शिंदे गुट को 40 सीटें हैं और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को 37 सीटें हैं। तो आप लोग पता करिए कि कौन सी शिवसेना असली है। क्या मात्र 3 सीट ज्यादा होने से शिवसेना शिंदे गुट को असली शिवसेना कहा जा सकता है, या फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है? क्योंकि शिवसेना गुट बढ़ जाने के बाद लगभग हाफ का दोनों के पास आंकड़ा है दोस्तों। और ऐसे में बीजेपी जो पहले शिवसेना के साथ मिलकर काम करती थी, जो शिवसेना फुल पावर में बीजेपी को सपोर्ट करती थी और आसानी से बहुमत के आंकड़े पार कर जाती थी, लेकिन बीजेपी ने शिवसेना शिंदे गुट के साथ में सरकार जरूर बना ली है। लेकिन शिंदे गुट की शिवसेना वो शिवसेना नहीं है जो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में हुआ करती थी, जिसमें शिंदे भी हुआ करते थे। यानी शिंदे की अभी की शिवसेना लगभग आधी सीट पर सिमट गई है। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के लिए एक तरीके का आने वाले चुनाव के अंदर खतरा ही है दोस्तों। वहीं पर महाविकास आघाड़ी गठबंधन को 258 सीटें कुल मिलाकर मिली है और बीजेपी को 228 सीटें। तो इन आंकड़ों के अंदर महाराष्ट्र ग्राम पंचायत के अंदर महाविकास आघाड़ी गठबंधन लीड लेता नजर आ रहा है। और क्योंकि राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ग्राम पंचायत के इलेक्शन में काफी सारे रिजल्ट ऐसे होते हैं जो डीएम स्तर पर निपटाए जाते हैं और डीएम सरकार और उनकी पार्टी के फेवर में ज्यादा डिसीजन लेते हैं, ऐसा अमूमन देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर सरकार होने के बावजूद महाविकास आघाड़ी गठबंधन ज्यादा सीटें जीत रही है दोस्तों। तो राज्य के अंदर जनता ने कह सकते हैं कि शिंदे गुट के साथ में बीजेपी की सरकार को स्वीकार नहीं किया है। आप लोग इसे किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, लिखकर जरूर बताएगा। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का, जहां पर अखिलेश यादव से हो गया मोह भंग, सपा के 50 कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। आपको बताते चले कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के बीच में कांग्रेस पार्टी के स्थानीय नेताओं के लिए रविवार दिन काफी खुशनुमा रहा, जहां पर समाजवादी पार्टी के 50 कार्यकर्ताओं ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मोह भंग होने के बाद कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। मैदान गिन स्थित कांग्रेस पार्टी के महानगर कार्यालय में सपा से आए कार्यकर्ताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेने वालों में समाजवादी पार्टी से पूर्व पार्षद प्रत्याशी रहे पारसनाथ यादव, प्रवीण यादव, गुलशन गुप्ता, ज्वाला प्रसाद, संतोष कुमार, संतोष सेठ, आशीष सिंह, अनवर खान, इमरान अहमद आदि शामिल हुए दोस्तों। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक अजय राय ने कहा कि भाजपा की जन विरोधी नीतियों से हर वर्ग परेशान है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संघर्ष करने में नाकाम साबित हुए हैं। प्रदेश के मुख्य धारा के मुद्दे पर, जन मुद्दों पर सिर्फ कांग्रेस पार्टी संघर्ष करती है और इसीलिए कार्यकर्ताओं ने हमारा रास्ता अपनाया है। हमने कार्यकर्ताओं से कह दिया है जो शामिल हुए हैं कि आप लोग पार्टी के विस्तार में जुट जाइए, अपने अपने तरीके से पार्टी के लिए काम करिए और भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन भी करिए। इसी के साथ में लखनऊ के अंदर समाजवादी पार्टी ने सरकार के खिलाफ विरोध करते हुए हल्ला बोला है। अखिलेश यादव ने विधानसभा के अंदर पैदल मार्च निकालने की कोशिश की दोस्तों, लेकिन इस दौरान ज्वाइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मोडिया ने कहा कि पैदल यात्रा की जानकारी मिली थी, इसके लिए पूर्व अनुमानित मार्ग चुनना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया। जिसके बाद दोस्तों पुलिस प्रशासन की ओर से लोगों को रोका गया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगे नहीं बढ़ने दिया गया, जिसके बाद अखिलेश यादव और पार्टी के कार्यकर्ता सभी एक जगह बैठकर विरोध करने लगे। यूपी असेंबली सेशन से पहले समाजवादी पार्टी के पैदल मार्च को रोकने के बाद अखिलेश यादव ने सड़क पर ही लगा दी डमी संसद। पार्टी कार्यकर्ता और नेता यहीं से देने लगे भाषण। और कुल मिलाकर दोस्तों महंगाई, बेरोजगारी सबसे मुख्य मुद्दा है जिसको लेकर अखिलेश यादव विरोध कर रहे हैं। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जहां पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव होने वाला है दोस्तों। और लोगों के मन में सवाल यह है कि आखिर किसको कांग्रेस पार्टी अपना अध्यक्ष बनाएगी और किस तरीके से चुनाव होगा। इसको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर पार्टी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है, इसके अनुसार पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से उन्हें इसको लेकर हरी झंडी दे दी गई है, यानी अध्यक्ष पद का चुनाव शशि थरूर लड़ने जा रहे हैं दोस्तों। और एक तरीके से कांग्रेस पार्टी में बड़ा बदलाव होने जा रहा है और शशि थरूर के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हो सकता है आगे बढ़े, क्योंकि सोनिया गांधी ने भी मंजूरी दे दी है और कहीं न कहीं लगभग उनका नाम अब सबके सामने आ ही जाएगा दोस्तों। और ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि शशि थरूर एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं, अगर राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनना चाहते, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। और इसके इतर अगर आप लोग कोई और नाम सुझाना चाहते हैं तो जरूर लिखकर बताइएगा, और कुछ कहना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर दोस्तों कई सारी बड़ी खबरें आई थी, जहां पर एक और सभी ने मिलकर बेरोजगार दिवस मनाया था। तो अब एक ऐसा मामला सामने आया जो काफी ज्यादा लोगों को धक्का दे गया है। दरअसल महाराष्ट्र के पुणे के अंदर एक किसान के द्वारा 17 सितंबर प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन की बधाई देने के बाद तालाब में कूदकर आत्महत्या करने की दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। किसान का नाम दशरथ एल केदारी है, जिसकी हालात बेहद खराब हो गया था और अपने हालात से वो इतना ज्यादा निराश और टूट गया कि उसने प्रधानमंत्री को सबसे पहले जन्मदिन की बधाई देने के बाद आत्महत्या कर ली है। आप लोग समझ सकते हैं कि पिछले 8 सालों से प्रधानमंत्री मोदी का शासन देश में चल रहा है दोस्तों, और दूसरी ओर महाराष्ट्र के अंदर भी शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, और वहीं के ये किसान है जिन्होंने आत्महत्या की है। केदारी ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि हैप्पी बर्थडे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। शुभकामनाएं देने के बाद दोस्तों एमएसपी को लेकर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य
मूल्य सुनिश्चित करने में विफलता के कारण उन्हें अपना जीवन समाप्त करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि उसे कर्जदारों के द्वारा बार बार परेशान किया जाता है। उसने बताया कि कैसे राज्य के हालात इतने बुरे हो गए, बाढ़ और महामारी से लोगों को काफी नुकसान हुआ है, खासकर प्याज, टमाटर और अन्य फसल उगाने वाले किसान काफी ज्यादा बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। दोस्तों, इसके बावजूद इस पर गोदी मीडिया की तरफ से सवाल नहीं खड़ा किया जा रहा है कि ऐसे किसान जो प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई देकर आत्महत्या कर रहे हैं, कितने बुरे दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन इस पर चर्चा करने को गोदी मीडिया तैयार नहीं है, क्योंकि अब उद्धव ठाकरे गुट की सरकार नहीं है दोस्तों, शिंदे गुट और बीजेपी की सरकार है, और इसीलिए शायद इस मामले पर चर्चा नहीं की जा रही है, लेकिन देर सबेर चर्चा तो करनी ही पड़ेगी। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का, जिसमें आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का विकल्प बनने के बड़े बड़े ढोल पीट रही है। और अब जो बड़ी खबर आई है वो ये कि आम आदमी पार्टी के हिमाचल प्रदेश के प्रदेश सचिव और प्रवक्ता सुरेंद्र बंधु और संतराम और लाहुल स्पीति के आम आदमी पार्टी के नेता विक्टर धिस्ता ने कांग्रेस पार्टी का हाथ थाम लिया है, कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है और खुद उनको पार्टी में शामिल कराने के लिए राजीव शुक्ला सामने आए हैं। दोस्तों, राजीव शुक्ला की ओर से ट्विटर पर यह जानकारी भी दी गई है। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा एक तरफ चल रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने गुजरात के अंदर 22 सितंबर से अपनी यात्रा को लेकर तैयारी करनी शुरू कर दी है। दोस्तों, दरअसल कांग्रेस पार्टी 22 सितंबर से परिवर्तन यात्रा पूरे गुजरात में निकालने जा रही है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी के नेता रोहन गुप्ता ने वडगांव गुजरात के अंदर गौरव यात्रा निकाली है और कार्यक्रम में शामिल लोगों को संबोधित भी किया है। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के नेता तुषार चौधरी ने बरडोली के अंदर विभिन्न स्थानों पर जाकर मेरा बूथ मेरा गौरव अभियान को हवा दी है। वहीं पर सिराथा के अंदर मालधारी समाज का महासम्मेलन हुआ है। कांग्रेस पार्टी के विधायक लखा भाई भारवाड़ और रघु भाई देसाई की तरफ से लोगों को संबोधित किया गया है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग तस्वीरें देख सकते हैं कि भारी भीड़ देखने को मिली है। ऐसे में गुजरात के अंदर भी कांग्रेस पार्टी का अभियान नए मोमेंटम पकड़ता जा रहा है। जो भी अपडेट इस मामले को लेकर भी आती रहेगी, आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जिसमें कर्नाटका के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भारतीय जनता पार्टी के नित राज्य की सरकार के खिलाफ तेलंगाना में लगे होर्डिंग्स को एक सुनियोजित साजिश बताया है। बोम्मई ने संवाददाताओं से कहा कि मुझे इस बारे में पता नहीं है। 40% कमीशन के खिलाफ तेलंगाना में जो होर्डिंग्स लगे हैं, इस पर सवाल पूछा गया था, जिस पर बोम्मई कहते हैं कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। दोस्तों, क्योंकि कर्नाटका के मुख्यमंत्री हैं, शायद उनको तेलंगाना में लगने वाले बैनर पोस्टर से कोई दिक्कत ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए तेलंगाना में दिक्कतें हैं, क्योंकि बीजेपी तेलंगाना में केसीआर और उनकी पार्टी टीआरएस की सरकार को गिराने के लिए और खासकर जनता के बीच में अपील कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया जाएगा। और इसी को काउंटर करने के लिए टीआरएस और केसीआर ने ये फैसला लिया है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर के अंदर जहां जहां सरकार चला रही है, उनके सारे काले चिट्टों को खोलना है और पूरे तेलंगाना के अंदर जनता के बीच में प्रचार प्रसार करना। और यही बड़ा कारण है दोस्तों कि इसके पीछे केसीआर और टीआरएस का हाथ होगा। इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। और बसवराज बोम्मई से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश है। आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर फॉर्मर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो पहले अपनी लोक कांग्रेस पार्टी नाम से एक संगठन का गठन किया था और चुनाव से पहले तकरीबन 20-22 सीटों पर चुनाव लड़े थे, लेकिन आंकड़ा डिजिट में भी नहीं पहुंच पाया, यानी एक भी सीट नहीं जीत पाए कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। और आखिरकार जाकर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है दोस्तों। और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के साथ उन्होंने अपने परिवार के लोगों को भी बीजेपी ज्वाइन कराई है। 80 साल के कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी के किसी भी रणनीति में फिट नहीं बैठते हैं, खासकर कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिन्हें लगता था कि कांग्रेस पार्टी को उन्होंने ही पंजाब में बना रखा है और पंजाब में आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे ही कांग्रेस पार्टी संगठन से अपने आप को अलग किया तो उनकी पंजाब लोक कांग्रेस की जमानत हर सीट पर जब्त हो गई, खुद वो चुनाव हार गए और अब बीजेपी ज्वाइन कर ली है और अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में विलय करा दिया है। हालांकि इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, लेकिन गोदी मीडिया के अंदर काफी ज्यादा चमकाकर पेश किया गया था कि इससे परिवर्तन आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अकेले दम पर भी उनके आंकड़े बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर 2-4-5% भी उनके पास वोट आता तो मानते कि बड़े नेता है, लेकिन 0.3-0.4% उन पर वोट आया है तो क्या ही फायदा बीजेपी को पहुंचाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का खुद 4-5 और 6% का वोट शेयर रहता है दोस्तों, तो ऐसे में राज्य के अंदर कुछ बड़ा हो जाएगा ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आता। हालांकि कांग्रेस पार्टी के कई सारे नेताओं को बीजेपी ने पंजाब में अपनी पार्टी में लाया है। इसके पीछे बीजेपी सोच रही है 2014 में अच्छे मजबूत कैंडिडेट मिल जाएंगे, लेकिन मजबूत कैंडिडेट बीजेपी के पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे तो क्या जनता उनको समर्थन देगी? क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान भारतीय जनता पार्टी और किसानों के बीच में तलवारें खिंची हुई थी, दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। जहां पर बीजेपी के लोग किसानों को खालिस्तानी और तमाम तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, वहीं पर किसानों ने भी बीजेपी नेताओं को कई बार टोल प्लाजा पर रोका, कई बार बीजेपी के सीएम की गाड़ी नहीं आने दी, कोई रैली नहीं करने दी गई, हेलीकॉप्टर नहीं उतारने दिए गए। किसानों को ये सारी बातें याद है और पंजाब के विधानसभा चुनाव में ऐसा देखने को भी मिला था। तो क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह के चले जाने से बड़ा परिवर्तन आ जाएगा? मुझे तो ऐसा नहीं लगता दोस्तों। आप लोग को क्या कुछ लगता है, लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर यूपी के अंदर फीस वृद्धि एक बड़ा मामला है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोला है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय
में 4 गुना फीसों की बढ़ोतरी के मामले पर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ 2 FIR दर्ज कराए हैं। छात्रों का आरोप है कि जिन छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, पुलिस उनके घर में जाकर परिजनों को धमका रही है और उनसे कह रही है कि आप आंदोलन में मत जाइए, आंदोलन से दूर रहिए, वरना आपके खिलाफ केस बना दिया जाएगा। हालांकि लगातार छात्र विरोध करते हुए कह रहे हैं कि जब तक फीस वापस नहीं होगी विरोध तो जारी रहेगा, चाहे इसके लिए हम पर जितना दबाव बनाना है बना ले, जो केस करना है कर ले। हम अपने तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। दोस्तों देखते हैं पुलिस प्रशासन की ओर से क्या फैसला लिया जाता है। साथ ही साथ दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर भी 22 सितंबर यानी परसों विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने जा रही है। दोस्तों सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर अपनी पार्टी के टूटने की आशंका जाहिर करते हुए कहा था कि भारतीय जनता पार्टी राज्य के अंदर अपनी सरकार बनाना चाहती है, विधायकों को तोड़ना चाहती है, ऑपरेशन कमल चला रही है, जिसके कारण 20-20 करोड़ रुपए हमारे MLA को दिया जा रहा है कि वो पार्टी से बगावत कर ले, लेकिन हमारे MLA नहीं हटे, हमारे साथ डटे रहे और इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो विधानसभा में जाएंगे और अपना बहुमत पेश करेंगे, दिखाएंगे कि उनके पास पूरा बहुमत है ताकि जनता को गुमराह ना किया जाए। दोस्तों जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने बहुमत के लिए विशेष सत्र बुलाया था और विशेष सत्र के दौरान दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने बड़े बड़े भाषण भी दिए थे। अब सेम पैटर्न पर काम करने जा रहे हैं पंजाब विधानसभा के अंदर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, और उन्होंने भी 22 सितंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया दोस्तों, और इस दौरान अपनी सरकार को बहुमत के टेस्ट में पास करने की कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं इसके बाद बीजेपी पर निशाना साधेंगे। दोस्तों एक तरीके की स्क्रिप्टेड ये भी पूरा पैटर्न है। आप लोग इसे किस तरीके समझते हैं लिखकर जरूर बताएगा। और एक और बड़ी खबर यह है कि बंगाल के गवर्नर ने कुछ ऐसी हरकतें कर दी कि सोशल मीडिया पर लोग लगे बंगाल के गवर्नर को चिढ़ाने और जमकर मजाक उड़ाने और जमकर क्रिटिसाइज करने। दरअसल दोस्तों भारतीय स्टार फुटबॉलर सुनील छेत्री ने दुरंत कप की विनिंग ट्रॉफी के साथ में फोटो सेशन के दौरान पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने उन्हें साइड करने की कोशिश की, उन्हें धक्का मारने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर वीडियो क्लिप इतना वायरल हो गया है जिसके बाद लोगों ने गुस्से में गवर्नर से कहा कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने एक कप नहीं जीता है, आप जिस व्यक्ति को धक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं वो भारत का सुपरस्टार फुटबॉलर है, इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं तो आपको थोड़ी सी अपने व्यवहारों में मर्यादा लानी चाहिए। दरअसल दोस्तों राज्यपाल की अब जमकर आलोचना हो रही है। आप लोग इस मामले पर क्या कुछ कहना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ नीतीश कुमार के यूपी मिशन 2024 की शुरुआत करने के कयास के बीच में बीजेपी में बौखलाहट देखने को मिल रही है। सुशील मोदी बोले, कहा लोकसभा चुनाव अगर लड़ेंगे नीतीश कुमार तो अपनी सीट भी नहीं जीत पाएंगे। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने के ऑफर मिलने के बयान के बाद राज्य की राजनीति में यानी बिहार की राजनीति में विपक्ष के नेताओं और सत्ता पक्ष के बीच में जमकर बयानबाजी देखने को मिल रही है। दोस्तों सूत्र बताते हैं कि इसे लेकर जेडीयू यूपी में समाजवादी पार्टी से बातचीत भी करने वाली है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर यूपी में बातचीत करने के रास्ते खोले जा रहे हैं। अखिलेश यादव के साथ में बातचीत के लिए आगे बढ़ रही है जनता दल यूनाइटेड। देखते हैं अखिलेश यादव किस तरीके से अप्रोच करते हैं। वहीं पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर बेहद ही विवादित बयान सामने आया। दोस्तों यति नरसिंहानंद जो अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहता है, एक और बयान विवादित बयान दिया गया है। AMU को बम से उड़ा दो, प्रोफेसर को कैदी बना लो, इस तरीके का बयान यति नरसिंहानंद ने दिया है। दोस्तों इस मामले पर केस भी दर्ज कर लिया गया लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। मामले पर लोग सोशल मीडिया से लेकर तमाम स्थलों से कह रहे हैं कि इस व्यक्ति की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि जो एक शिक्षा का स्थान है जहां पर लोग पढ़ाई करने जाते हैं, AMU विश्वविद्यालय भारत के टॉप यूनिवर्सिटी में से एक है, उसको लेकर इस तरीके के अपशब्दों का इस्तेमाल ये व्यक्ति कर रहा है। इस पर पुलिस प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। देश के शैक्षिक संस्थानों को लेकर किए गए अपशब्द और उकसाने वाली राजनीति कतई बर्दाश्त करने वाली नहीं है। दोस्तों इस मामले पर पुलिस प्रशासन से कठोर कार्रवाई की मांग की जा रही है। देखते हैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की पुलिस क्या कार्रवाई करती है। वहीं पर बंगाल के TMC के विधायक ने बेहद ही भड़काऊ बयान दे दिया। मदन मित्रा बोले, कहा हिंसा करने वालों को पीटने और सबक सिखाने में 10 मिनट का समय लगेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग काफी ज्यादा अकड़ में रहते हैं और हमें काफी परेशान करने की कोशिश करते हैं। उन्हें समझ में आना चाहिए कि अगर हमारे आला कमान की तरफ से एक बार ही हमें मंजूरी दे दी जाएगी और हमें इजाजत दे दी जाएगी तो हम बाइक पर 2 लड़के भेजेंगे जो 4 देसी बम फेंकेंगे। इसके बाद बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग भागते नजर आएंगे। TMC के नेता मदन मित्रा की तरफ से दिए गए इस बयान की कड़ी आलोचना होनी चाहिए। दोस्तों राजनीति अपनी जगह है और बम बारूद की बात करने वाले व्यक्ति को राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है। राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं है। भारत सिविलाइज्ड नेशन है, लेकिन इसके बावजूद इस तरीके का बयान जो दिया गया दोस्तों, आप लोग इस पर क्या कुछ चाहेंगे? कार्रवाई होनी चाहिए, लिखेगा जरूर। एक और बड़ी खबर यह है कि संजय राउत जो शिवसेना के काफी एग्रेसिव नेता हैं, उनको जेल में बंद रखा गया है। दोस्तों जब से उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट 2 अलग अलग गुट में बट गए हैं, उसके बाद से संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 14 दिनों के लिए और न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। कुल मिलाकर संजय राउत अभी जेल से छूटेंगे ऐसा नजर नहीं आता है। आने वाले दिनों में सारी अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। वहीं पर यूपी में प्रतिपक्ष बेरोजगार, ऐसा बयान देकर योगी सरकार ने अहंकारी सोच और गैर जिम्मेदाराना रवैया उजागर किया है। मायावती की तरफ से ये टिप्पणी की गई है। वहीं पर IRCTC घोटाले मामले में तेजस्वी यादव को जो जमानत मिल रखी है दोस्तों, उसे खारिज करने के लिए CBI की कोर्ट में अधिकारी पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि क्योंकि तेजस्वी यादव ने
सीबीआई अधिकारियों को धमकी दी है और इसीलिए उनके जमानत के सारे शर्तों का उल्लंघन किया गया है और उनके लिए अब कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी जमानत रद्द होनी चाहिए। इस मामले पर तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्होंने किसी को धमकी नहीं दी है, बेफिजूल की बातें बनाई जा रही है। वहीं पर राजस्थान सरकार की नीति रंग लाई है। दोस्तों, राज्य के अंदर पर्यटकों की संख्या में भारी उछाल देखने को मिला है। राजस्थान के पर्यटन ने राजस्थानी संस्कारों को आगे बढ़ाया है, यानी पधारो हमारे देश के संस्कार जो राजस्थान के अंदर है दोस्तों, उससे प्रभावित होकर भारी संख्या में लोग सामने आ रहे हैं और पर्यटन के लिए राजस्थान का दौरा कर रहे हैं। और राजस्थान की गहलोत सरकार के लिए यह अच्छी उपलब्धि है कि राज्य के अंदर टूरिज्म ने अचानक से बूस्ट किया है, अचानक से बूम किया है। वहीं पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए सोनिया गांधी को अधिकृत कर दिया है। साथ साथ आपको बता दें कि बंगाल विधानसभा में केंद्रीय जांच एजेंसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है। केंद्र के द्वारा दुरुपयोग किए जाने का आरोप लगाया गया है। वहीं पर मणिपुर के अंदर बीजेपी की सरकार है और राज्य के बारे में किताब प्रकाशित करने से पहले सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी, यानी यहाँ भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को पूरी तरीके से कर्टेल करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, अगर आप लोग को ये खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाकर हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।